अस्सलाम वालेकुम। आज बात कर लेते हैं कि डिकम्पोजिशन जब हमने परफॉर्म करनी होती है, जब हमने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना है तो उसके लिए हमने रिलेशंस को डिकम्पोज करना पड़ता है। जब हम रिलेशंस को डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है कि एक जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो प्रिजर्व हो रही हों, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, तो ये दो टाइप की डिकम्पोजिशन को हमने चेक करना होता है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे पहली फॉर्म जो कि है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। अब डिपेंडेंसी क्या मुराद है? फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो उसको हमने क्या करना है? प्रिजर्व करना है। अब अगर आपके पास ये एक रिलेशन है और इसको हम कुछ इस तरह से डिकम्पोज करते हैं, अभी हम ये नहीं देख रहे कि डिकम्पोजिशन कैसे परफॉर्म की जाती है। लेट्स सपोज कि आपको बता दिया गया है कि ये दो रिलेशंस हैं। अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम उसको डिकम्पोज कैसे करते हैं। लेकिन आपके पास अगर ये दो रिलेशंस हैं जो कि इसको डिकम्पोज करके बनाए गए हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि जिसकी डिपेंडेंसीज हैं वो प्रिजर्व हो रही हैं? तो उसके लिए हमें उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा हर रिलेशन की। उसका तरीका क्या होता है कि रिलेशन में जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनके प्रॉपर सबसेट्स बना लिए जाएँ, ठीक है, और उनका क्लोजर ले लें, ठीक है। और क्लोजर किस रिस्पेक्ट से लेंगे? पेरेंट एफडी की रिस्पेक्ट से लेंगे, ठीक है। तो पेरेंट एफडी की रिस्पेक्ट से हमने क्लोजर ले लिए सबके। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो बी के क्लोजर में बी एन वी वाई है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो बी तो अवेलेबल है, एन भी अवेलेबल है, वी भी अवेलेबल है, लेकिन वाई तो इस रिलेशन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और साथ के साथ बी जो है वो अपने आप को जो डिफाइन करता है वो एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है। तो हमारे पास जो क्लोजर में इंपॉर्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एन और वी, ठीक है, कि बी जो है वो एन और वी को डिफाइन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बी एन को भी डिफाइन कर रहा है, बी वी को भी डिफाइन कर रहा है। इसी तरह जब हम एन का क्लोजर लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि अगेन वाई पार्ट नहीं है और एन जो है वो ट्रिवियल है, तो वो बी वी को डिफाइन कर रहा होगा। सेम गोज़ फॉर वी। और ये सारे जो क्लोजर्स ले रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट एफडी ले रहे हैं। इसी तरह फिर हम बी एन के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो वो किसको डिफाइन कर रहा है? वी को डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर से देखो तो यहाँ पर एन अगर अकेला जो है वो वी को डिफाइन कर रहा है तो हमें बी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो एफ डी है ये हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह वी जो है वो अकेला अगर एन को डिफाइन कर रहा है तो बी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तब इस एफ डी की भी ज़रूरत नहीं है सच में। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो एन जो अकेला बी को डिफाइन कर रहा है तो वी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एफ डीज़ बची वो ये तीन एफ डीज़ होंगी। अगर इन्हें कंबाइन करके लिखें तो बी एन और वी को डिफाइन कर रहा है, एन जो है वो बी वी को डिफाइन कर रहा है और वी जो है वो बी एन को डिफाइन कर रहा है। सेम इसी तरह रिलेशन 2 की भी हम एफ डीज़ को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक ये होती है कि अगर यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पे बी जो है वो एन और वी मतलब तमाम बाकी एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है, तो इसकी कॉम्बिनेशंस को हमें इवन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो रेपिटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो बी के साथ बी एन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बी वी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी जो है वो ऑलरेडी सबको डिफाइन कर रहा है। इसी तरह एन अगर सबको डिफाइन कर रहा है तो एन के साथ एन वी एन बी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि ऐसे हम करेंगे, लेकिन स्टिल वो एक रिडंडेंट एफ डीज़ आ जाएंगी हमारे पास, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। इसी तरह R2 की हमने एफ निकाल ली, तो ये जो हमारे पास एफ निकली हैं वो कुछ ये एफ निकली हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर से है कि हमने पेरेंट एफ से जो है वो क्लोजर्स फाइंड कर लेने, जो एट्रीब्यूट नहीं है उन्हें निकाल देना है और जो आपके पास ट्रिवियल है वो भी निकाल देना है। तो हमारे पास ये सेट बचेंगे और उसकी बेस पर हमारे पास ये एफ आएंगी। अब इस एफ में भी अगर वी जो है वो अकेला डिफाइन कर रहा है तो ए की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी हमने कॉम्बिनेशन को नहीं कंसिडर करना। तो हमारे पास ये दो एफ आ गई। अब डिपेंडेंसीज प्रिजर्व कैसे होती हैं कि अगर मैं इन दोनों सेट्स का जो चाइल्ड सेट्स हैं उनका यूनियन ले लूँ, ठीक है, तो क्या ये एफ का जो सेट है इस एफ के सेट के इक्वलेंट है? अगर इक्वलेंट है तो ये डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व कर रहा है, अगर इक्वलेंट नहीं है तो ये डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चेक कैसे करना है? पहले तो ये देखें कि बी जो है वो एन को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, यस बी एन को डिफाइन कर रहा है, हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। एन वी को डिफाइन कर रहा है, एन जो है यस वी को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वी वाई को डिफाइन कर रहा है, वी वाई को डिफाइन कर रहा है, और वाई बी को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ वाई बी को डिफाइन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे वाई का हम क्लोजर ले लेंगे। क्लोजर में अगर तो बी आ गया तो इसका मतलब है कि ये इसमें एग्जिस्ट करती है हिडन एफ है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखो
y जो है वो v को डिफाइन कर रहा है और v जो है वो b को डिफाइन कर रहा है। ये एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, इसका मतलब है y b को भी डिफाइन कर रहा होगा। तो ये जो fd है ये भी इसके अंदर हिडन मौजूद है। अगर तो तमाम fd's इसके अंदर मौजूद हों तो ये कहा जाता है कि ये इसने सारी डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व कर लिया है और ये जो दोनों fd's हैं वो इक्वलेंट हैं। इक्वलेंट बेसिकली तो दोनों साइडों पे चेक किया जाता है, आगे हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन इस केस में क्योंकि हमने सारा कुछ डिराइव ही पेरेंट fd से किया, ठीक है, तो सिर्फ ये चेक करना इनफ होगा कि पेरेंट fd's जो हैं वो सारी आ गई हैं कि नहीं आ गई, ठीक है। तो आपके पास ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का मेथड होता है कि आपने चेक करना होता है कि अगर आपने टेबल को डिकम्पोज कर लिया है तो जो डिकम्पोज टेबल्स हैं वो क्या आपकी एक्चुअल पेरेंट fd's को रिटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। एक्स्ट्रा आ रही हैं तो दैट इज़ फाइन, लेकिन रिटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे एक्स्ट्रा आनी भी नहीं चाहिए, वो समहाउ रिडंडेंट हो रही होती हैं जो आप निकाल रहे होते हैं।